हमने आमंत्रित किया है देश के जाने माने महामारी विशेषज्ञ डॉक्टर अमिताभ बनर्जी को। डॉक्टर बनर्जी ने कोविड 19 की पिछली लहर में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वेलकम डॉक्टर बनर्जी। धन्यवाद जी। धन्यवाद किशोर जी। सर, इस बार कोविड का ये कौन सा वेरिएंट आया है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि बहुत ज्यादा इन्फेक्शस है, तेजी से फैलता है, और ये कहाँ से शुरू हुआ? देखिए किशोर जी, ये कोई नया वेरिएंट नहीं है। ये जो ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट्स है, ये पहले तो जो वुहान वायरस आया था, फिर दूसरा सेकेंड वेव में डेल्टा कहते हैं, और फिर एक साल बाद ओमिक्रॉन आ गया था। अगर आप देखेंगे, मैं तो शुरू से पूरे आंकड़े से स्टडी कर रहा हूँ। जो पहला वाला वेरिएंट सबसे तगड़ा होता है, कोई भी वायरस का जो होता है वो, क्योंकि नया वेरिएंट होता है और उसका जो सिम्टम्स सीवियर होते हैं और मोर्टेलिटी भी ज़्यादा रहता है कहते हैं। और ये जो चाइना का इनिशियल वेरिएंट्स हम इसलिए चालू कर रहे हैं कि ये हमको पता चलेगा नेचुरल हिस्ट्री क्या होते हैं वायरसेस के, जैसे जैसे ये इवॉल्व होते हैं या म्यूटेट होते हैं। तो ये शुरू में काफ़ी गलत फिगर्स आ गए थे। जो वुहान वायरस पहले चाइना से सीधा थाईलैंड में गया था, उस इटाली में, आपको याद होगा, इटाली में बहुत ज़्यादा मौतें हुई थी। और नर्सिंग होम्स, और सबसे पहले इटाली ने मास लॉकडाउन किया था। चाइना ने रीजनल लॉकडाउन किया था, एक डिस्ट्रिक्ट का किया था। और इटाली ने घबराहट में, छोटा कंट्री है पूरा इटाली का, मतलब यूरोप में बड़ा कंट्री होगा, पूरा इटाली का उन्होंने लॉकडाउन कर दिया था। डर डर गए थे, पैनिक हो गया था, एक प्रकार से पैनिक हो गया था, क्योंकि उस टाइम एक लैंडसेट में पेपर हमने पढ़ा था, कहते थे कि 20% मोर्टालिटी है, क्योंकि सार्स वन के साथ उसको तुलना कर रहे थे। तो बाद में पता चला कि जो मीन एज जो डेथ का था इटाली में 80 ईयर्स था। 80 साल के बुजुर्ग में अटैक किया था नर्सिंग होम्स में इसमें। तो उससे एक गलत इनपुट मिल गया था। उससे फिर मैथमेटिकल मॉडल बना इम्पीरियल कॉलेज में, और पूरे दुनिया में एक दहशत फैल गया था। और उससे फिर दूसरे कंट्रीज में पहुंच गया। उसके बाद जो 6 महीने के अंदर, महामारी के 6 महीने के अंदर 2020, फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2020, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के कुछ शोधकर्ता रिसर्चर्स ने सीरो सर्वेस किया था। तब पाया था कि जो अस्पताल में जो केसेस होते हैं, जो सीवियर केसेस होते हैं, जो कोमोर्बिडिटीज के साथ होते हैं, उसमें उसका डेथ रेट बहुत ज़्यादा होता है। और उसको गलत मिसगाइड होके लोगों ने उसका डेथ रेट, बाद में WHO ने भी शुरू में बोला 3 to 4% है। बट जब बाद में उन्होंने सीरो सर्वे किया और पूरा संक्रमित कितने लोग हो गए थे जो एसिम्टोमेटिक थे, बहुत ज़्यादा लोग एसिम्टोमेटिक थे, और फिर से जब रिकैलकुलेट किया तो उसका मोर्टेलिटी रेट 0.3% आया, 0.2% आया, 0.3% आया। उसके बाद जब पूरे और भी कई कंट्रीज़ के मेटालिसिस किए थे, और 2020 के एंड में हमारे डिपार्टमेंट में भी किए थे सीरो सर्वेस, हमारे कंट्री में 0.1 आया। फिर बाद में कई, अगर एज वगैरह आप लेंगे, जैसे एशिया यंग कंट्री होता है, अफ्रीका यंग कंट्री है, तो ये अप टू 69 ईयर्स एज, अप टू 69 ईयर्स जो वुहान वायरस का जो मोर्टेलिटी निकला, 0.03 से 0.05, ये पब्लिश पेपर है। 0.03 से 0.05 इन्फेक्शन फेटेलिटी रेट, कि इतने लोग संक्रामक हो गए इतने। ये मैं कह रहा हूँ ओरिजिनल वुहान वायरस का। उसके बाद जब ओमिक्रॉन आ गया, उसको जब उसका फैला बहुत ज़्यादा है, जो भी वायरस होते हैं जो फैलता ज़्यादा है वो ज़्यादा सीवियर डिजीज नहीं करता है। क्योंकि अगर सीवियर डिजीज करेगा तो या तो मौत हो जाएंगे इंसान का, तो वो वाला स्ट्रेन फैलेगा नहीं, या उसको सिम्टम्स होंगे, वो सेल्फ आइसोलेट कर लेगा, तो वो भी फैल नहीं सकते। तो ये जो डार्विन्स का एडेप्टेशन है, ये वही वेरिएंट ज़्यादा सरवाइव कर सकते हैं, एडेप्ट हो सकते हैं, जो कि लिव एंड लेट लिव, जियो और जीने दो के इससे चलते हैं। तो उसमें आपका सिम्टम्स भी हल्का होगा, और वायरस फैलेगा भी ज़्यादा। एक दूसरे से आप हाथ मिलाएंगे जाएंगे। तो ये तो नेचुरल हिस्ट्री है ऑफ म्यूटेशन। जो कि वेरिएंट्स होते हैं वो एडेप्ट होते हैं, और जो घातक वेरिएंट होते हैं वो सेल्फ सिलेक्शन में सर्वाइवल, दे लूज द रेस ऑफ सर्वाइवल, सर्वाइवल रेस हार जाते हैं, तो अपने आप बैलेंस होता है। तो ये अभी जो जब ओमिक्रॉन आया था तब बताया था, जब कैलकुलेट करके, कि उसका 1/10 उसका लिथेलिटी है कंपेयर टू द ओरिजिनल। अगर ओरिजिनल में जाएंगे तो हमने 0.1 ले लीजिएगा, 0.1 का अगर 1/10 कर लेंगे तो वो और कम उसका मोर्टेलिटी हो जाता है। और इसके बाद JN1 आया ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट,
और अभी जो थाईलैंड में चल रहा है, सिंगापुर में चल रहा है, हांगकांग में चल रहा है, वो LF.7 और NB.18, ये JN1 का ही नीचे का है। तो ये और माइल्ड है, और जितना माइल्ड होगा वो फैलेगा ज़्यादा। और ये अभी सभी के, ये अगर आप कह रहे हो, जैसे आपने कहा बॉम्बे में 2 डेथ हो गए, वो डेथ क्या हो गए कि 2 केसेस थे, एक टर्मिनल कैंसर वाला केस था, दूसरा टर्मिनल किडनी फेलियर वाला था। अब इत्तेफाक से उसका RT-PCR करेंगे तो वो पॉजिटिव, क्योंकि डेथ इज ड्यू टू सम अदर कॉज, इंसिडेंट कोमॉर्बिडिटी का मामला था। कोमोबिडिटी का है। तो इसमें एक और गलती ये किया है कि शुरू शुरू से ये गलती किया है कि सर्टिफिकेशन ऑफ डेथ जो किया है, ये अगर दूसरा 3-4 कोमोबिडिटी है, 2 कोमोबिडिटी है, एल्डरली है, उसमें अगर पॉजिटिव होगा तो वो दूसरे कारण को नजरअंदाज करके कोविड डेथ में गिना जाता है। हम्म। इससे क्या है, दहशत फैल जाता है। और मेरे को इसलिए चिंता और है कि जो सेकेंड वेव में ऐसे दहशत फैला के एक प्रकार से मेडिकल स्टैम्पीड कर दिया था, जिसको हम्म। भगदड़ मचा दिया था। क्योंकि जो लोग थोड़ा भी जुकाम होता था टेस्ट कराते थे और अस्पताल की तरफ भागते थे, तो ओवर क्राउडिंग हो गया था बेड्स। हमको हमारे हॉस्पिटल्स में, पब्लिक सर्विसेज हॉस्पिटल्स में ऐसे ही ओवर क्राउडिंग रहता है। तो आप कहना चाह रहे हैं कि पैनिक मत होइए, सर, बिल्कुल नहीं, अस्पताल की तरफ मत भागिए। नहीं भागिए, नहीं भागिए। और मैं तो ये भी करूंगा कि अननेसेसरी टेस्ट कराने की भी जरूरत नहीं है सबको, क्योंकि इसमें क्या हो गया, कई बिजनेस इंटरेस्ट आ गए। टेस्ट किट वालों ने दुकान खोल लिया अपना, आजकल हर चौकड्डे में RT-PCR टेस्ट होता है। तो पहले जो होते थे ये स्पेशलाइज्ड लैब में ही होते थे, और ये टेस्ट कराने से वो भगदड़ मचाते हैं, और हॉस्पिटल वाले भी, फिर उनका भी एक सोर्स ऑफ इनकम हो जाता है। लोग घबराहट में रहते हैं तो वो भर्ती करके 10 दिन रख देते हैं, उसको ऑक्सीजन चला देते हैं। मेरे को खुद ने, मेरे सेकेंड वेव में मैंने खुद देखे, मेरे रिश्तेदारों के साथ ऐसे हुए थे। और एक और भगदड़ में क्या होता है, मेडिकल केयर इफेक्ट होता है पैनिक से। नर्सेस, जो यंग डॉक्टर्स नर्सेस, वो भी घबरा जाते हैं। और कोई भी रेस्पिरेटरी इलनेस है, चाहे वो कोविड तो बहुत हल्का है, सबसे हल्का कोविड ही होगा, वो जुकाम जैसे हो गया। अगर निमोनिया होता है, या इन्फ्लुएंजा होता है, या एस्मा होता है, या ब्रोंकाइटिस होता है, या कुछ सिक्रीशंस होते हैं, तो एयरवे का बहुत ज़रूरी है। नज़दीक से उसको नर्सिंग केयर की ज़रूरत पड़ती है, सक्शन की ज़रूरत पड़ती है, एयरवे क्लियर की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप ऐसे पैनिक कर देंगे तो कोई हमने सेकेंड वेव में देखा था कि पेशेंट के पास दवाई देने भी नर्सेज नहीं जाती थी, डॉक्टर्स तो दूर से देखते थे PPE किट पहन के। और उसमें क्या है, कई ऐसे पेशेंट्स का देहांत हो गया जिनके एयरवे का केयर नहीं किया है। तो ये ऐसा दहशत नहीं फैलाना चाहिए, आंकड़े देखने चाहिए। हम कहते हैं साइंस को फॉलो करो, एविडेंस मेडिसिन फॉलो। मैं अभी चैलेंज करता हूँ कि हमको बताओ कि अभी अगर आप RT-PCR करेंगे 10,000 लोगों को, आपको 5,000 लोगों को कोविड केस आप डिक्लेयर कर सकते हो, क्योंकि सर लेकिन दिक्कत ये है कि पैनिक बटन तो सरकार ने दबाया है, आम आदमी क्या करे? अभी देखिए, मैं तो कहूँगा कि मीडिया ने दबाया है। मीडिया अभी इतना ये करते हैं। मीडिया ने HMPV के टाइम भी चालू किया था, क्या हुआ HMPV में? हमको हमसे एंकर बोल रहे हैं कि बोलो, मैंने बोला भाई मैं तो नहीं कहता हूँ। पर अभी देखिएगा, एक चीज़ मैं बता दूँ कि देखिए, अभी आप मैं मीडिया में ये भी देख रहा हूँ, पेपर में भी देख रहा हूँ कि ये पेशेंट कोविड पॉजिटिव आया, RT-PCR, इसका कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। ट्रैवल हिस्ट्री होने की ज़रूरत ही नहीं है। हमारे यहाँ से कोविड कभी गया ही नहीं है। हमारे यहाँ से कोविड पूरे देश में फैल गया है। अगर आप ऐसे सर्वे करेंगे तो सबको 90% लोगों को RT-PCR मिल जाएगा, या एंटीबॉडीज मिल जाएंगे। और हमको ये अभी तो नया वायरस नहीं है। पहले हमको जब पैनिक किया था फर्स्ट वेव सेकेंड वेव में कि ये नया वायरस है, ये चीन से आया, अभी तो नया वायरस नहीं है, 5 साल पुराना वायरस है। 5 साल पुराना वायरस को काफ़ी एडेप्ट हो गया है, काफ़ी माइल्ड हो। अच्छा, डेथ बताइए हमको, हमको यंग पर्सन में डेथ बताइए। एल्डरली में, कोमोबिडिटी वाले में डेथ नहीं। अगर यंग पेशेंट में डेथ होता तभी हम कहेंगे कि ये चिंता वाली बात है। हमारे यहाँ रोज TB से 1400 लोग मर जाते हैं, वो मीडिया क्यों नहीं पैनिक कर रही है? और मेरे को अभी ये चिंता वाली बात इसलिए लगता है कि अभी जीनोम सर्वेलेंस कर रहे हैं। किसका कर रहे हैं? एक वायरस जिसका कि मोर्टालिटी रेट आज के तारीख में 0.001% होगा, उसके लिए आप जीनोम सर्वे कर रहे हैं। TB में हमारे यहाँ रोज 1400 लोग मर रहे हैं, उसमें हमको जीनोम सर्वेलेंस की ज़रूरत है। अभी हमने रिसेंटली एक पैनल किया था, उसमें हमको, जब उसके लिए मैंने अध्ययन किया, हमको पता चला कि TB में आज के तारीख में कोई नया केस TB का डिटेक्ट होता है, उसको एंटी ट्यूबरकुलोस ड्रग चालू कर देते हैं। क्योंकि एक्सपर्ट और CB नेट से करते हैं, उसमें हमको एंटीबॉडी रेजिस्टेंस, जो TB ड्रग्स का रेजिस्टेंस का पूरा पिक्चर नहीं मिलता है, खाली एक ही ड्रग का मिलता है, रिफेम्पिसिन का।
और उसमें क्या होता है, कई लोगों को इनकम्प्लीट ट्रीटमेंट से ड्रग रेजिस्टेंस हो जाता है। तो कई कंट्रीज में, ऐसे लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में, शुरू में ही जीनोमिक सर्वेलेंस करते हैं हर टीबी पेशेंट का। हर टीबी पेशेंट का अगर जीनोमिक सर्वेलेंस करोगे तो उसमें 18 ड्रग्स का वो सेंसिटिविटी बताता है कि ये ड्रग इस्तेमाल करना है, अगर ये नहीं करेंगे दूसरा में रेजिस्टेंस ऑलरेडी है। तो अगर हम जीनोम सर्वेलेंस अगर सब टीबी पेशेंट का करेंगे तो ज़्यादा हम जाने बचाएंगे। और ये क्या होता है कि एक्सट्रीमली ड्रग रेजिस्टेंस टीबी जो हो जाता है, वो वाले स्ट्रेन दूसरे को भी फैलते हैं और वो काफ़ी हानिकारक है कम्युनिटी के लिए। सर और इसका इलाज आप कह रहे हैं अननेसेसरीली आप अस्पताल डाइवर्ट ना हो रहा है, भागे, आप रिसोर्सेज टेस्ट डाइवर्ट आप टेस्ट ना कराएं। न करा। अब ये बताइए कि आम आदमी क्या करे, टेस्ट ना कराए और अस्पताल की ओर ना भागे, क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि कोविड के नाम पे काफी दुकानें खुल गई हैं, लोगों के व्यापार चल रहे हैं। आम आदमी को क्या करना चाहिए, क्या प्रिकॉशंस आप बताते हैं? नॉर्मल कॉमन कोल्ड में क्या करता है आम आदमी? नॉर्मल कॉमन कोल्ड में वो अपना न्यूट्रिशन ठीक रखता है, हाइड्रेशन ठीक रखता है। उसको देखना है कि कोई सांस में तकलीफ तो नहीं है। तो अगर उसको नॉर्मल, और ये जो ओमिक्रॉन तो 3-4 दिन में ठीक हो जाता है। और अगर टेस्ट कराएंगे तो साइकोलॉजिकली पैनिक होने से स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होते हैं। और अभी जो सेकेंड वेव के टाइम रिसर्च आया था कि नंबर वन कॉज ऑफ हाई मोर्टालिटी इन कोविड वाज, नंबर वन कॉज वाज ओबिसिटी, मोटापा। नंबर टू कॉज वाज पैनिक, एंजाइटी एंड एंजाइटी रिएक्शन, जो साइकोलॉजिकल रिएक्शन। उससे नंबर टू, जिन लोग ज़्यादा साइकोलॉजिकली ये हो गए थे वो ज़्यादा पैनिक कर गए थे। और अभी क्या है कि अभी इतना मैं देख रहा हूँ, कुछ कुछ एंकर तो ऐसे कर रहे हैं, वो उस टाइप का डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, सेकेंड वेव का ऐसा हुआ था वैसा हुआ था। मतलब ऐसा लग रहा है कि जानबूझ के पब्लिक हेल्थ में है कि एक प्रकार से पैनिक कम करना चाहिए। मैं देख रहा हूँ ये पैनिक बनाने की कोशिश कर रहा है, तो ये सर, बहुत। एक 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 लास्ट क्वेश्चन, क्या अब पब्लिक प्लेस में मास्क पहनने की जरूरत है? मास्क में रिसर्च आ चुके हैं, बांग्लादेश में मास्क में रिसर्च आया, 3 लाख पॉपुलेशन में स्टडी किया था, मास्क से कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलता है, नंबर वन। फिर डेनमार्क में स्टडी किया था, मास्क में कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलता। नंबर थ्री, मास्क को अगर आप ठीक से इस्तेमाल नहीं करो, किसी भी डॉक्टर से पूछो, अभी पता नहीं क्या है, डॉक्टर्स भी मास्क बोलते हैं, अस्पताल में बहुत आइडियल कंडीशन में यूज़ करना पड़ता है, 4-6 घंटे में उसको चेंज करना पड़ता है, बाहर से हाथ लग गया तो कंटेमिनेट हो जाता है, चेंज करना। आम आदमी उतने इससे अगर मास्क यूज़ नहीं करेगा तो मांस में इन्फेक्शन बचाने के वजह इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि गंदगी वगैरह सब ये गंदे कपड़े में इकट्ठा होगा। और इधर उधर खाने के लिए नीचे करोगे, टेबल में रखोगे फिर पहनोगे, तो दे आर मोर चांसेस ऑफ मास्क, और आपका ब्रीदिंग ये ब्लॉक होगा। और अगर गंदा मास्क, हमारा अभी मई जून, अभी ह्यूमिडिटी होने वाला, पसीना आता है, इंडियन क्लाइमेट देखो, तो मास्क, गीले मास्क में आपका फंगल इन्फेक्शन होने का भी डर रहता है। पसीना, और इससे जी। जुकाम, खा उसी के अंदर आप खांस रहे हो। और उसमें यहाँ तक कि कुछ ऐसे इनिशियल स्टडीज आए थे सेकेंड वेव में, हमारे यहाँ म्यूकोरमाइकोसिस केसेस हो गए थे, गंदे मास्क एक कारण हो सकता है। कुछ हल्के ऐसे सिग्नल थे उस तरफ, पर इस टाइप का कोई स्टडी करना ही नहीं चाहता, क्योंकि आप मास्क के खिलाफ भी बात नहीं कर सकते थे। और अभी तो स्टडी आ गए। और दूसरा, सोशल डिस्टेंसिंग का भी मैं देख रहा हूँ, कुछ कुछ मीडिया सोशल डिस्टेंसिंग की बात करते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का भी कोई एविडेंस नहीं था। अभी जो सीनेट हियरिंग हुआ था, फॉची ने कबूल किया कि हमारे पास इसका कोई एविडेंस नहीं है, वी जस्ट मेड इट अप। तो उसके एग्जैक्ट वर्ड्स है, वी मेड इट अप। तो ऐसे तो साइंस होता नहीं है, वो अपने आप को साइंस कहने वाला ये है, तो हम